फांसी से पहले। प्रस्तुत पाठ में भगत सिंह द्वारा फांसी से पहले लिखे गए 3 पत्र दिए गए हैं। पहला पत्र उन्होंने अपने मित्र बटुकेश्वर दत्त को लिखा और उनसे क्रांति जारी रखने की अपील की। दूसरा पत्र उन्होंने अंग्रेज सरकार को लिखा, जिसमें उन्होंने अपने कार्य को सही बताया और फांसी के बदले गोली से उड़ाने की अपील की। तीसरा पत्र उन्होंने अपने साथियों को लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी अधूरी ख्वाहिशों और देश के प्रति जज्बातों की बात कही। फांसी की सजा सुनने के बाद मुल्तान जेल में बंदी नवंबर 1930 को अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के नाम लिखा भगत सिंह का पत्र। सेंट्रल जेल, लाहौर, नवंबर 1930। प्यारे भाई, मुझे दंड सुना दिया गया है और फांसी का आदेश हुआ है। इन कोठरियों में मेरे अतिरिक्त फांसी की प्रतीक्षा करने वाले बहुत से अपराधी हैं। ये लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी तरह फांसी से बच जाएं, परंतु उनके बीच शायद मैं ही एक ऐसा आदमी हूं जो बड़ी बेताबी से उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब मुझे अपने आदर्श के लिए फांसी के फंदे पर झूलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं खुशी के साथ फांसी के तख्ते पर चढ़कर दुनिया को यह दिखा दूंगा कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए वीरता से बलिदान दे सकते हैं। मुझे फांसी का दंड मिला है, किंतु तुम्हें आजीवन कारावास का। तुम जीवित रहोगे और तुम्हें जीवित रहकर दुनिया को यह दिखाना है कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए केवल मर ही नहीं सकते, बल्कि जीवित रहकर हर मुसीबत का मुकाबला भी कर सकते हैं। मृत्यु सांसारिक कठिनाइयों से मुक्ति प्राप्त करने का साधन नहीं बननी चाहिए, बल्कि जो क्रांतिकारी संयोगवश फांसी के फंदे से बच गए हैं, उन्हें जीवित रहकर दुनिया को यह दिखा देना चाहिए कि वे न केवल अपने आदर्शों के लिए फांसी पर चढ़ सकते हैं, बल्कि जेलों की अंधकारपूर्ण छोटी कोठरियों में घुल घुलकर निकृष्टतम दर्जों के अत्याचारों को सहन भी कर सकते हैं। तुम्हारा भगत सिंह। भगत सिंह और उनके दोनों साथियों को फांसी लगने ही वाली है, ये सबकी राय थी। उसे किसी तरह कुछ दिन रोकना चाहिए, जिससे उन्हें फांसी से बचाने का प्रयत्न व्यापक रूप से हो सके। ये लाहौर षड्यंत्र अभियोग रक्षा समिति के कानून विशारदों की राय थी। इसका एक ही उपाय था कि भगत सिंह और उनके साथी गवर्नर से दया की प्रार्थना करें, पर भगत सिंह कभी भी इसके लिए तैयार नहीं हो सकते, इसे सब जानते थे। श्री प्राणनाथ मेहता एडवोकेट की बात भगत सिंह मानते थे। वे 19 मार्च 1931 ईस्वी को जेल में भगत सिंह और उनके दोनों साथियों से मिले। घुमा फिराकर उन्होंने उनसे जीवनदान प्रार्थना पत्र की बात कही और विश्वास दिलाया कि यदि आप लोग हाँ कह दें तो हम प्रार्थना पत्र की भाषा ऐसी कर देंगे जिससे आपका सम्मान जरा भी कम ना हो। दूसरे दोनों साथी तो इससे नाराज हुए, पर भगत सिंह ने इसे मान लिया और कहा, अच्छी बात है, तुम तैयार कर लाओ जीवनदान प्रार्थना पत्र। श्री प्राणनाथ खुशी खुशी लौटे और कई कानून विशारदों के साथ रात भर जीवनदान प्रार्थना पत्र का प्रारूप बनाते रहे। दूसरे दिन 20 मार्च 1931 को जब वे जेल गए तो भगत सिंह ने कहा, हमने तो भेज भी दिया गवर्नर पंजाब को अपना प्रार्थना पत्र, और उन्होंने पत्र उनके हाथ पर रख दिया। फांसी नहीं, हमें गोली से उड़ाया जाए। आदरणीय महोदय, सेवा में सविनय निवेदन है कि भारत की ब्रिटिश सरकार के सर्वोच्च अधिकारी वायसराय ने एक विशेष अध्यादेश जारी करके लाहौर षड्यंत्र अभियोग की सुनवाई के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण स्थापित किया था, जिसने अक्टूबर 1930 में हमें फांसी का दंड सुनाया। हमारे विरुद्ध सबसे बड़ा आरोप यह लगाया गया है कि हमने सम्राट जॉर्ज पंचम के विरुद्ध युद्ध किया है। न्यायालय के इस निर्णय से 2 बातें स्पष्ट हो जाती हैं। प्रथम यह है कि
अंग्रेज जाति और भारतीय जनता के मध्य एक युद्ध चल रहा है। दूसरी यह कि हमने निश्चित रूप से इस युद्ध में भाग लिया है, अतः हम राजकीय युद्धबंदी हैं। यद्यपि इसकी व्याख्या में बहुत सीमा तक अतिशयोक्ति से काम लिया गया है, तथापि हम यह कहे बिना नहीं रह सकते कि ऐसा करके हमें सम्मानित किया गया है। प्रथम व्याख्या पर हम जरा विस्तार के साथ प्रकाश डालना चाहते हैं। हमारे विचार से प्रत्यक्ष रूप में ऐसी कोई लड़ाई छिड़ी हुई नहीं है और हम नहीं जानते कि युद्ध छोड़ने से न्यायालय का आशय क्या है, परंतु इस व्याख्या को स्वीकार करते हैं। इसके साथ ही हम इसे इसके ठीक अर्थों में समझाना चाहते हैं। हम यह कहना चाहते हैं कि युद्ध छिड़ा हुआ है और यह युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक कि शक्तिशाली व्यक्ति भारतीय जनता और श्रमिकों की आय के साधनों पर अपना एकाधिकार जमाए रखेंगे, चाहे ऐसे व्यक्ति अंग्रेज पूंजीपति व अंग्रेज शासक हों या सर्वथा भारतीय ही हों। उन्होंने आपस में मिलकर एक लूट जारी कर रखी है। यदि शुद्ध भारतीय पूंजीपतियों के द्वारा ही निर्धनों का खून चूसा जा रहा हो, तब भी इस स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि आपकी सरकार कुछ नेताओं या भारतीय समाज के मुखियों पर प्रभाव जमाने में सफल हो जाए, कुछ सुविधाएं मिल जाएं अथवा समझौते हो जाएं, उससे भी स्थिति नहीं बदल सकती। जनता पर इन सब बातों का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। इस बात की भी हमें चिंता नहीं है कि एक बार फिर युवकों को धोखा दिया गया है, और इस बात का भी भय नहीं है कि हमारे राजनीतिक नेता पथभ्रष्ट हो गए हैं और वे समझौते की बातचीत में इन निरपराध, बेघर और निराश्रित बलिदानियों को भूल गए हैं, जिन्हें दुर्भाग्य से क्रांतिकारी दल का सदस्य समझा जाता है। हमारे राजनीतिक नेता उन्हें अपना शत्रु समझते हैं, क्योंकि उनके विचार में वे हिंसा में विश्वास रखते हैं। हमारी वीरांगनाओं ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया है। उन्होंने बलिवेदी पर अपने पतियों को भेंट किया। उन्होंने अपने आप को भी निछावर कर दिया, परंतु आपकी सरकार उन्हें विद्रोही समझती है। आपके एजेंट भले ही झूठी कहानियां बनाकर उन्हें बदनाम कर दें और दल की ख्याति को हानि पहुंचाने का प्रयास करें, परंतु यह युद्ध चलता रहेगा। हो सकता है कि यह युद्ध भिन्न भिन्न दशाओं में भिन्न भिन्न रूप ग्रहण करे। कभी यह युद्ध प्रकट रूप ले ले, कभी गुप्त दशा में चलता रहे, कभी भयानक रूप धारण कर ले, कभी किसानों के स्तर पर जारी रहे, और कभी यह युद्ध इतना भयानक हो जाए कि जीवन और मरण की बाजी लग जाए। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, इसका प्रभाव आप पर पड़ेगा। यह आपकी इच्छा पर है कि आप जिस परिस्थिति को चाहे चुन लें, परंतु यह युद्ध चलता रहेगा। इनमें छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। बहुत संभव है कि युद्ध भयंकर स्वरूप धारण कर ले, और यह उस समय तक समाप्त नहीं होगा जब तक कि समाज का वर्तमान ढांचा समाप्त नहीं हो जाता। प्रत्येक व्यवस्था में परिवर्तन या क्रांति नहीं हो जाती और सृष्टि में एक नवीन युग का सूत्रपात नहीं हो जाता। निकट भविष्य में यह युद्ध अंतिम रूप में लड़ा जाएगा और तब यह निर्णायक होगा। साम्राज्यवाद एवं पूंजीवाद कुछ समय के मेहमान हैं। यही वह युद्ध है जिसमें हमने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया है। हम इसके लिए अपने पर गर्व करते हैं कि यह युद्ध ना तो हमने प्रारंभ ही किया है और ना यह हमारे जीवन के साथ समाप्त ही होगा। हमारी सेवाएं इतिहास के उस अध्याय के लिए मानी जाएंगी जिसे यतीन्द्रनाथ दास और भगवती चरण के बलिदानों ने विशेष रूप में प्रकाशमान कर दिया है। उनके बलिदान महान हैं। जहां तक हमारे भाग्य का संबंध है, हम पूरा जोर देकर आपस में यह कहना चाहते हैं कि आपने हमें फांसी पर लटकाने का निर्णय कर लिया है।
आप ऐसा करेंगे ही। आपके हाथों में शक्ति है और आपको अधिकार भी प्राप्त हैं, परंतु इस प्रकार आप जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिद्धांत ही अपना रहे हैं और उस पर कटिबद्ध हैं। हमारे अभियोग की सुनवाई इस वक्तव्य को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि हमने कभी कोई प्रार्थना नहीं की और अब भी हम आपसे किसी प्रकार की दया की प्रार्थना नहीं करते। हम आपसे केवल यह प्रार्थना करना चाहते हैं कि आपकी सरकार के ही एक न्यायालय के निर्णय के अनुसार हम पर युद्ध जारी रखने का अभियोग है। इस स्थिति में हम युद्धबंदी हैं और इसी आधार पर हम आपसे मांग करते हैं कि हमारे प्रति युद्धबंदियों जैसा ही व्यवहार किया जाए। हमें फांसी देने के बदले गोली से उड़ा दिया जाए। अब यह सिद्ध करना आपका काम है, किंतु आपको उस निर्णय में विश्वास है जो आपकी सरकार के एक न्यायालय ने दिया है। आप अपने कार्य द्वारा इस बात का प्रमाण दीजिए। हम विनय पूर्वक आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने सेना विभाग को आदेश दें कि हमें गोली से उड़ाने के लिए सैनिक टोली भेज दी जाए। भवदीय भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव। फांसी के ठीक एक दिन पहले 22 मार्च 1931 को सेंट्रल जेल के ही 14 वार्ड में रहने वाले बंदी क्रांतिकारियों ने भगत सिंह के पास एक पर्चा भेजा। सरदार, यदि आप फांसी से बचना चाहते हो तो बताइए, इन घड़ियों में भी शायद कुछ हो सके। भगत सिंह ने उन्हें यह उत्तर भेजा। साथियों, जिंदा रहने की ख्वाहिश कुदरती तौर पर मुझ में भी होनी चाहिए और मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मेरा जिंदा रहना एक शर्त पर है। मैं कैद होकर या पाबंद होकर जिंदा रहना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी इनकलाब पार्टी का निशान बन चुका है और इनकलाब पसंद पार्टी के आदर्शों और बलिदानों ने मुझे बहुत ऊंचा कर दिया है। इतना ऊंचा कि जिंदा रहने की सूरत में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां लोगों के सामने नहीं हैं। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी और इनकलाब का निशान मध्यम पड़ जाएगा या शायद मिट ही जाए। लेकिन मेरे दिलेराना ढंग से हंसते हंसते फांसी पाने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आजादी के लिए बलिदान होने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि इनकलाब को रोकना साम्राज्यवाद की संपूर्ण शैतानी शक्तियों के भी बस की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार आज भी चुटकी लेता है। देश और इंसानियत के लिए जो हसरतें मेरे दिल में थीं, उनका 1000वां हिस्सा भी मैं पूरा नहीं कर पाया। अगर जिंदा रह सकता तो शायद उसको पूरा करने का मौका मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। इसके सिवा कोई लालच मेरे दिल में फांसी से बचने के लिए कभी नहीं आया। मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत कौन होगा। मुझे आजकल अपने आप पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से आखिरी इम्तिहान का इंतजार है। आरजू है कि यह और करीब हो जाए। आपका साथी भगत सिंह।